अस्सलामुअलैकुम। डेफ़िनेशन इन उर्दू में एक बार फिर आपको हम खुशामदीद करते हैं। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर किस तरह से वजूद में आया, किस तरह से अपनी मौजूदा शक्ल जो आज हमें इतना तेज़ दिखता है वो किस तरह से बना है। बेसिकली कंप्यूटर बनने की जो हिस्ट्री है वो बहुत लंबी है। इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें हमारे पास 3 मेजर पार्ट्स हैं। जिसमें सबसे पहला जो है मैकेनिकल एरा, जिसको डार्क एज के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा, जिसको हमने मिडिल एज का नाम दिया हुआ है। इसके बाद है हमारे पास जो कि मॉडर्न एज कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिक एरा। तो ये 3 एजेस हैं कंप्यूटर की बेसिकली। इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो है मैकेनिकल एरा यानी डार्क एज। कंप्यूटर की बेस क्या थी, किस तरह से इन्वेंट होना आगाज़ हुआ। बेसिकली इंसान की जो नफ्सियात है वो उसको इस तरह से काम करने में मजबूर करती है कि काम बहुत आसान हो जाए। तो इसी इंसान की कोशिश ने कंप्यूटर को वजूद दिया। इंसान की कोशिश रही है हमेशा से कुछ ऐसी मशीन बनाए जिसके ऑपरेशन, इसकी कैलकुलेशन को आसान कर सके। बेसिकली कंप्यूटर बनाने का जो मकसद था उसमें सिर्फ कैलकुलेशंस थी। उसको आप दूसरा नाम कंप्यूटिंग का दे सकते हैं, जो कि उसकी बेसिस बनी। तो सबसे पहला जो हमारे पास मैकेनिकल एज में जो सबसे बेसिक हमारे पास कैलकुलेटर या कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है वो है एबेकस। एबेकस तकरीबन बना था 3000 BC में, जो कि तकरीबन आज से 5000 साल पहले की बात होगी अंदाज़न। इसको काउंटिंग फ्रेम का नाम भी कह सकते हैं, और आजकल भी ये यूज़ किया जाता है बच्चों को अर्थमेटिक ऑपरेशंस प्लस माइनस सिखाने के लिए। काउंटिंग फ्रेम आप जैसा देख रहे हैं, इसमें नंबरिंग्स होती हैं 1 से लेके तकरीबन 9 तक हमारे पास नंबर्स होते हैं। और इसमें जो है नीचे से अगर हम शुरू करें तो यूनिट 10, 100, 10,000, 100,000, इस तरह से बार्स डिवाइडेड होती हैं। तो इन्हीं बार्स को हम काउंट करते हुए अपनी कैलकुलेशंस को कंप्लीट करते हैं। ये बेसिकली एक कंप्यूटर का प्रोटोटाइप था, एक फर्स्ट प्रोटोटाइप जो कि दिया गया था। इसके बाद जो दूसरा हमारे पास कंप्यूटर का प्रोटोटाइप था वो था नेपियर बोन्स की जानिब से। एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉन नेपियर। उन्होंने ये डेवलप किया था तकरीबन 1612 AD में। इसको नेपियर रॉड्स का नाम भी दिया जाता है। ये एक छोटी सी मशीन थी जिनमें 10 रॉड्स होते थे, 10 वर्टिकल रॉड्स होते थे, और नंबरिंग हुई भी होती थी, जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। लेफ़्ट साइड पे नंबर्स होते थे और टॉप साइड पे नंबर होते थे। इसमें किसी भी हम नंबर के कितने भी डिजिट्स हों, तकरीबन 9 डिजिट्स के नंबर को भी हम आराम से मल्टीप्लाई कर सकते थे। अच्छा, तो आपने अपनी स्क्रीन पे देखा होगा नेपियर बोन्स का पूरा टेबल जो उसने इन्वेंट किया था, जिसकी मदद से वो कैलकुलेशन की गई। आज यहाँ पे हम थोड़ी सी एक एग्जांपल कंसिडर कर रहे हैं जिसको हम नेपियर बोन्स के वर्किंग प्रिंसिपल के तहत सॉल्व करके दिखाते हैं। बिल्कुल हमारे पास कोई नंबर है 1 2 3 4, उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से। तो हमारे पास टॉप रोज में है नंबर्स यानी 1 2 3 एंड 4, और हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से यहाँ। तो टेबल्स की मैंने सारी वैल्यूज़ लिखी नहीं है, जो आपको देख मिल गई होंगी स्क्रीन पे। अब बिल्कुल हम डायरेक्ट 3 से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें होता इस तरह है कि 3 4 हमारे पास किस तरह से होता है, 3 एंड 4 हमारे पास ये दो नंबर्स हैं 2 और 1। तो सबसे पहले ये नंबर आएगा, देन ये दो नंबर्स ऐड होके आएंगे, देन ये दो नंबर्स ऐड होके आएंगे, एंड देन इसके बाद ये दो नंबर्स ऐड होके आएंगे। तो यानी बिल्कुल सबसे पहले हमारे पास आया 2, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 2। अब यहाँ पे आया हमारे पास 9 एंड 1 10, तो ये हो गया यहाँ पे हमारे पास आ गया 0 एंड 1 इस साइड पे ऐड हो गए। यहाँ पे 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 है, यहाँ पे 1 एंड 6 हो गया 7, और इट्सल्फ हमने यहाँ लिख दिया 7। अब इसी तरह से हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो ये नंबर और ये 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3। तो ये नंबर हो गया 3702। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यही हमारे पास नंबर आएगा। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी जिसको हमने नेपियर बोन्स के वर्किंग प्रिंसिपल के तहत सॉल्व किया। इसके बाद जो हमारे पास टूल आता है जिसने हमारी कैलकुलेशन में मदद करी और कंप्यूटेशन की बेस बना, वो था स्लाइड रूल इन 1622 AD। ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन विलियम ऑथर्ड ने दिया था। इसको बेसिकली एक मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर का नाम भी दिया जा सकता है। ये बेसिकली एक पेयर था
दो मूवेबल रूलर्स के दरमियान का, जिसमें हम किसी भी साइड को मूव करते हुए किसी भी एक जो हमारे पास बीच में मिरर था उसकी मेजरमेंट्स लेते हुए स्केल्ड मार्किंग्स होती थी दोनों साइड पे, और दोनों साइड्स को हम मेजर करते हुए इससे मल्टीप्लिकेशन और अर्थमेटिक्स ऑपरेशन हम अपने कंडक्ट कर सकते थे। इसका बेसिक इस्तेमाल किसी भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए किया जाता रहा है, और आज भी ये कहीं इसकी जो मॉडर्न फॉर्म है कई जगहों पे यूज़ की जाती है। चौथा जो हमारे पास कंप्यूटेशनिंग टूल या कैलकुलेटर कह सकते हैं वो था पास्कल्स कैलकुलेटर। बाय 1642 AD एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे बेस पास्कल्स जिनका नाम था। इन्होंने एक मैथमेटिकल कैलकुलेटर इन्वेंट किया था। बेसिकली ये गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। इनके फादर जो थे एक टैक्स कलेक्टर थे, तो पास्कल ने ये कैलकुलेटर बनाया था अपने फादर की हेल्प के लिए, इनकी टैक्स कैलकुलेशन के लिए। ये जो कैलकुलेटर था बेसिकली ये किसी भी किस्म की एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकता था। इसमें बेसिकली जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं नीचे नंबर ऑफ़ व्हील्स होते थे और ऊपर स्क्रीन्स होती थी। ऊपर दो स्क्रीन्स होती थी, एक ऊपर वाली जो स्ट्रिप थी वो हमें कॉम्प्लीमेंट देती थी, मतलब 9 कॉम्प्लीमेंट्स जो कि सब्ट्रैक्शन के फंक्शन को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और नीचे वाली जो स्क्रीन थी या विंडो कह लें, इसको हम एडिशन के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते थे। अब आ जाए नीचे की तरफ। नीचे जो इसके व्हील्स थे इनको हम एडजस्ट करते थे, यानी किसी भी नंबर को एडजस्ट करने के लिए इन व्हील्स को घुमाया जाता था ताकि वो नंबर स्क्रीन पे आ जाए, और फिर उन दो नंबर्स को ऐड करने के लिए एक हमारे पास कहना चाहिए एक स्टाइलस होता था जिसको हम घुमा के एक स्क्रीन पे अपना नंबर की एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते थे। अच्छा, जो सब्ट्रैक्शन का जो बेसिक प्रिंसिपल था वो 9 कॉम्प्लीमेंट्स वाला था, यानी बिलफर्स हमारे पास अगर 6 है तो 9 कॉम्प्लीमेंट्स से मतलब ये है कि 9 - 6 हमारे पास 3 ऊपर की स्क्रीन पे शो होता था, जिसको हम एक फार्मूले के तहत अपने पास रखते थे और इससे हम कैलकुलेशंस परफॉर्म करते थे, और ये हमारा इस तरह हमारी मदद करता रहा है काफ़ी अर्से। ये पास्कल्स कैलकुलेटर बेसिकली एक टूल के तौर पे एक्ट किया है काफ़ी अर्से। इसमें जैसे मैंने बताया अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकती थी। इसमें हम व्हील को क्लॉकवाइज रोटेट करना होता था यूज़र को, और उस रोटेशन को सेट करते वक्त अपनी एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहा था। इसके बाद जो हमारे पास कैलकुलेटर इन्वेंट हुआ था वो लिबनीज़ कैलकुलेटर कहलाता है। ये एक जर्मन मैथमेटिशियन थे जिनका पूरा नाम गॉटफ्रिड विलियम लिबनीज़ था। इनके जो इस टूल या इस डिवाइस या इस कैलकुलेटर को स्टेप्ड रिकॉनर के नाम से भी जाना जाता है। ये अपनी तारीख में एक पहला कैलकुलेटर था जिसमें चारों फंक्शन एक साथ किए जा सकते थे, यानी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। बेसिकली जिसका प्रोटोटाइप जो आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिखाया जा रहा है। वैसे ये एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, जिसमें एक साइड व्हील होता था रोटेट करने के लिए और एक फ्रंट एंड पे व्हील होता था। इसको रोटेट किया जाता था और नंबर को स्क्रीन पर लाया जाता था, फिर उस पर पीछे गेयर्स होते थे और उसको सेट करते हुए एक फंक्शन सा बनता था, यानी एक ऑपरेशन सा बनता था जिससे हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते थे। तो डार्क एज एरा का हमारे पास जो लास्ट जो कंप्यूटर या लास्ट मैकेनिकल इंजन जो था वो चार्ल्स बाबेज की जानिब से आया था। चार्ल्स बाबेज जो हैं एक इंग्लिश मैथमेटिशियन हैं जिनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एक कंप्लीट कंप्यूटिंग मशीन बनाई थी उस दौर में। पहले इनके बनाए हुए इंजन का नाम था डिफरेंस इंजन, जो कि डिफरेंस प्रिंसिपल पे या डिफरेंस इक्वेशंस की प्रिंसिपल पे वर्क करता था, और एक ऑटोमेटिक इंजन था जो कि स्टीम से ऑपरेट होता था, यानी कि भाप से चलता था। इस इंजन को बनाने के लिए चार्ल्स बैबेज ने इसमें मैकेनिकल मेमोरी रखी थी, जो कि एक इनपुट हमारे पास जो भी इनपुट दिया जाए यानी स्टोरेज हो उसको किसी हद तक सेव कर सके और इसके जो रिज़ल्ट्स आए उसको प्रिंट कर सकते। तो इसमें हम अपनी एंटायर कैलकुलेशंस को सेव करते थे किसी हद तक और प्रिंटेड रिज़ल्ट भी मिल जाते थे। अच्छा, फिर इसी इंजन को चार्ल्स बैबेज ने मज़ीद मॉडिफाई करके एक एनालिटिकल इंजन बनाया था, जिसका नाम भी इन्होंने बैबेज एनालिटिकल इंजन रखा। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव सी मशीन थी जो कि 1837 में चार्ल्स बैबेज ने कंप्लीट करी थी। बेसिकली इसको एनालिटिकल इंजन इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये इंटीग्रेट करता था सारी चीज़ों को, इसमें सारी चीज़ें मिला के डिस्प्ले करने की एबिलिटी थी, और इसी वजह से इसको कंप्यूटर की बेस भी माना जाता रहा है।
इस डिज़ाइन में इनके पास बेसिकली अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट्स और बेसिक प्रोग्रामिकल कंट्रोल्स से जिनको इंटीग्रेट करते हुए इसने प्रोग्रामिंग करी, यानी अपने जो न्यूमेरिकल ऑपरेशन थे वो कंप्लीट करता था। ये किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए इसके जो इनपुट दिया जाता था वो एक पंच कार्ड की फॉर्म में ये सेव करता था अपने पास, और स्टोर्ड मेमोरी की मदद से ये क्या कहते हैं चीज़ों को कैलकुलेट करता था। अब अगर इसकी पार्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो बेसिकली इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, यानी 3 अलग अलग कह लीजिए कि एरियाज़ होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो है मिल है जो कि कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है। दूसरा जो है हमारे पास स्टोर है जहाँ पे हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू या इनपुट वैल्यू सेव होती है जाके, और तीसरी जो हमारे पास एरिया है वो है इनपुट आउटपुट डिवाइस का, यानी जिससे हम इस एनालिटिकल इंजन को इनपुट देते थे और इससे प्रिंटेड रिज़ल्ट हासिल करते थे। तो ये 3 बेसिक हमारे पास कह लीजिए कि एरियाज से जिनको इंटीग्रेट करते हुए पूरा इंजन परफॉर्म करता था। इस इंजन में न्यूमरस यानी तकरीबन हज़ारों की तादाद में छोटे छोटे बॉक्सेस या छोटे छोटे पैकेट्स मौजूद थे, जिसमें तकरीबन एक पैकेट में 40 डेसिमल प्लेसेस का नंबर आराम से सेव हो सकता था। इन नंबर्स को सेव करते हुए ये इंजन कैलकुलेशन और कंप्यूटेशन परफॉर्म करता रहा है काफ़ी अर्से तक, और इसको कंप्यूटर की बेसिस इसीलिए माना जाता रहा है कि ये सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करते हुए हमारे पास रिज़ल्ट हमें देता है। तो ये थी एक वीडियो जिसमें हमने बैबेज डिफरेंस और एनालिटिकल इंजन के साथ साथ पूरा अपना डार्क एज कवर किया है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आए। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैकेनिकल यानी कि मिडिल एज के बारे में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।